प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में पिछले टर्न में क्षितिज के काव्य खंड से रसखान जी की सवये पाठ का काम चल रहा था और अंतिम पद का कार्य कराते हुए प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आपको प्रेषित किए गए थे तथा इसके साथ ही आप सभी से कृतिका में रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ने के लिए कहा गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप सभी ने रीडिंग किया होगा। मैंने कहा था कि किसी भी पाठ को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम ठीक तरह से उसको समझ पाते हैं। तो बच्चों, इसमें कृतिका के अंतर्गत आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। पाठ की बात करने से पहले लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी हासिल करना जरूरी है। जगदीश चंद्र माथुर जी सुपरिचित नाटककार हैं। इनका जन्म खुर्जा में हुआ था। ये खुर्जा बच्चों उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद के आसपास। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। सर्वप्रथम यहाँ पर लेखक परिचय, ठीक है। तो इनका जन्म स्थल आपको क्या बताया गया? खुर्जा, ठीक है। जन्म स्थल क्या है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश, ठीक। जन्म सन 1917 ईस्वी। मृत्यु इनकी 1978 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, जैसा कि बताया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री प्राप्त की, अध्ययन किया। बचपन से ही इनकी रुचि नाटकों में थी, इसलिए स्कूल में, कॉलेज में जब से कोई सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम होते थे, जैसे अपने लोगों के यहाँ भी होते हैं, सभी जगह होते हैं, तो उनमें ये विशेष रुचि लेते थे। नाटक में लेखन कार्य, नाटकों का निर्देशन करना, अभिनय करना, ये इनका शौक था। और आगे चल के यही इनका शौक सृजन में परिणत हो गया। लेखनी के रूप से इन्होंने उसको सार्थक किया। जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों में विविधता भी थी। ऐतिहासिक नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए एकांकी और नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान जो एकांकी हैं वो चर्चित हैं, इस प्रकार है। कोणार्क रचनाएं इनकी हैं। दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे अपने। और बच्चों, जैसा कि बताया गया कि ये सामाजिक व्यंग प्रधान एकांकी के लिए चर्चित हैं। तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी किस विधा में लिखी है? इसकी विधा भी एकांकी है और ये भी व्यंग प्रधान है। इसमें माथुर जी ने
समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया है। हमारी सरकार आज महिलाओं को बराबर का स्थान दे रही है, सभी जगह उनका आरक्षण कर रही है, शिक्षा की पूरी व्यवस्था कर रही है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था भी सरकार की तरफ से चल रही है प्रोत्साहन के लिए। तो इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से समाज में जो लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव था लोगों के अंदर, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। चलिए इस पाठ के एकांकी के सारांश को देखते हैं। उसके पहले ये देखें कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। आइए चलिए पात्रों की दृष्टि से इसमें राम स्वरूप, उमा के पिता हैं, ठीक। और प्रेमा दूसरा जो पात्र इसमें इन्हीं के परिवार से संबंधित है। प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी है। ठीक, राम स्वरूप जी की पत्नी। उमा राम स्वरूप की पुत्री और गोपाल प्रसाद ये वकील हैं। शंकर गोपाल प्रसाद जी का पुत्र। तो ये बच्चों इसके पात्र एकांकी के कौन? राम स्वरूप जी, उमा के पिता, प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी, उमा राम स्वरूप की पुत्री और गोपाल प्रसाद जी वकील साहब हैं। शंकर गोपाल प्रसाद जी का पुत्र है। ठीक है, ये सभी जो है इस एकांकी के पात्र हैं। एकांकी की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी से होती है। कैसे होती है? राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। ठीक है, जब एकांकी का प्रारंभ होता है यानी पर्दा खुलता है तो क्या होता है? राम स्वरूप द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी का दृश्य दिखाया जाता है। अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथियों का स्वागत करने के लिए वे अपने कक्ष को, कमरे को सजाते हैं। तख्त बिछाकर नौकर को दरी और चादर लाने का आदेश देते हैं। इस प्रकार से उनका नौकर जो रतन है
वो बिछाने के लिए चादर की जगह पर मालकिन से धोती मांगता है। इस पर मालकिन कुछ नाराज भी होती हैं। ऐसा कुछ हास्यव्यंग दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब कमरे की सजावट का काम लगभग पूरा हो जाता है, तो राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। बच्चों, राम स्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। तब प्रेमा नौकर से अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। इसके बाद फिर कमरे में राम स्वरूप जी हारमोनियम रखवाते हैं। प्रेमा बताती है कि बेटी तो रूठी हुई है, वो किसी प्रकार का कोई श्रृंगार करने के लिए तैयार नहीं है, न पाउडर लगाने के लिए तैयार है, न शादी के लिए उत्साहित है। ये बेटी के प्रति चिंता माता के हृदय में हो रही है। ये सुनकर के राम स्वरूप जी कहते हैं पत्नी से, अरे भाई, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। लेकिन पत्नी प्रेमा जो है वो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कि भाई, इसके जिम्मेदार आप भी हैं। ये काम वो पति पर डालना चाहते हैं। उसे इतना पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, कहते आपने क्यों उसको इतना पढ़ाया लिखाया। इसी से इस तरह का व्यवहार वो कर रही है। बस एंट्रेंस पास कर लेना ही काफी था, उसे इतनी अधिक ऊंची शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी। यानी उनकी पत्नी भी जो समाज में उस समय उपेक्षा का भाव था उसी को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन जब ये पढ़ने लिखने की बात राम स्वरूप जी सुनते हैं तो पत्नी को डांटने लगते, अरे तुम्हें मैंने समझाया था ना कि उमा की पढ़ाई को छिपाना है। अब देखिए, एक तरफ तो वो बालिकाओं की शिक्षा के पक्षधर हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उच्च शिक्षा दिलवाई। लेकिन दूसरी तरफ रूढ़िवादिता से ग्रसित है और इसीलिए उन्होंने अच्छे घर में उसका विवाह हो जाए, क्योंकि उस समय लोगों की मानसिकता थी कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो नखरे करेगी, कम पढ़ी लिखी होगी तो जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। इस तरह से वो कम पढ़ी लिखी पत्नी और बहू चाहते थे। तो इसी के रूप में इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा को छिपाने की कोशिश की। तो यहाँ पर इनका भी दोहरा चरित्र देखने को मिलता है, ठीक है, कि भाई होना तो ये चाहिए कि जब तुमने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, तो फिर समाज का भी डटकर मुकाबला करना चाहिए और उसमें छिपाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। अब कहानी आगे थोड़ा सा बढ़ती है, क्योंकि उमा का विवाह करना है राम स्वरूप जी को और आज मेहमानों को उन्होंने आमंत्रित किया है, आने वाले हैं उमा को देखने के लिए। तो गोपाल प्रसाद जो कि वकील साहब हैं और शंकर जो उनका पुत्र है, इन दोनों का आगमन हो रहा है। किसका? गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन, ठीक है। गोपाल प्रसाद जी को और शंकर को आता हुआ देखकर नौकर बताता है कि बाबूजी, बाहर कोई
अतिथि आए हैं, जल्दी जल्दी से यथास्थान सब चीज को रखकर नौकर को बाहर कुछ लाने के लिए, मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। राम स्वरूप जी उनका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं तथा उन्हें बड़े आदर के साथ बैठालते हैं। लड़के की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद राम स्वरूप जी शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। तो शंकर बताता है कि नहीं भाई, उसके भी लगभग 2 साल शेष हैं। तब तक बीच में ही उनके पिता जो वकील हैं बात को काट देते हैं कि गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि वास्तव में 1 साल बीमार हो गया था, इसके 2 साल। लेकिन वास्तव में बात ये थी कि उसका पढ़ने लिखने में ठीक से मन नहीं लगता था, वो फेल हो गया था। लेकिन वकील साहब वह भी वकालत करते हैं, अपनी बात को छिपाते हैं, बेटे की कमजोरियों को छिपाते हैं और बीमारी का बहाना बना करके बता देते हैं कि 1 साल कम था। बीमार होने के कारण 1 साल बर्बाद हो गया, अभी 2 साल बाकी। इसके साथ ही जब दोनों लोग बैठते हैं, गोपाल प्रसाद जी और राम स्वरूप जी, तो कुछ हंसी मजाक का भी दौर चलता है। लिख सकते हैं हम आगे, राम प्रसाद और राम स्वरूप ठीक का हंसी मजाक। दोनों बैठ करके हंसी मजाक करते हैं, अपने अपने जमाने की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में हर समय की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए हर बात में अपने जमाने की बात करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी से कहते चलो बिजनेस की बात हो जाए। वे शादी ब्याह को बिजनेस मानते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये सुन करके तो राम स्वरूप जी घबरा जाते हैं। गोपाल दास जी अपने पुत्र शंकर से भी कहते हैं कि भाई मकान तो देखने में बहुत अच्छा है, हैसियत भी ठीक लगती है, अब लड़की कैसी है चलो देखते, लेकिन ऐसा है कि तुम थोड़ा ठीक से बैठ जाओ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी इसको। लड़की की खूबसूरत और पढ़ाई के बारे में विचार होता है कि ये कहाँ तक आवश्यक है। लड़की की पढ़ाई एवं खूबसूरती के विषय में विचार। इस विषय में भी चर्चा होती है दोनों लोगों में। राम स्वरूप जी कहते हैं हमारे जमाने में तो खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। शंकर से पूछता भाई शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, लेकिन गोपाल प्रसाद जी बीच में बात काट देते हैं, वकालत करते हैं भाई लड़की का खूबसूरत होना भी निहायत जरूरी है, कहते हैं, चाहे इसके लिए उसको पाउडर लगाना हो और चाहे सजना संवरना हो, क्योंकि घर की औरतें इसके लिए बिना राजी नहीं होती। ठीक है ना। इसके बाद लड़कियों की पढ़ाई की बात है तो कहते भाई देखो ऐसा है कि लड़कों के लिए तो बीए एमए पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं मर्दों का काम है पढ़ना लिखना हो। गोपाल प्रसाद जी का विचार है। और औरतें भी अंग्रेजी अखबार अगर पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इस तरह के उनके विचार बालिकाओं के प्रति है। आगे एक पॉइंट हम डाल सकते हैं इसी में, उमा से पूछताछ।
ठीक। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप जी पान मंगवाते हैं। पान उनकी बेटी उमा लेकर आती है। वो चश्मा लगाए हुए है, गर्दन उसकी झुकी हुई है, सादे कपड़ों में आई हुई है। गोपाल प्रसाद जी और शंकर दोनों चौक पढ़ते हैं, क्योंकि शंकर को तो पहचान गई थी, पढ़ती थी, जानती थी। लेकिन रामस्वरूप जी अपना सफाई देते हैं कि भाई उसकी आंख दुख रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी उमा की चाल ढाल को देख करके पसंद हो जाते हैं, उमा को पसंद करते हैं। उससे कुछ गीत सुनाने के लिए कहते हैं तो मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन इसके साथ ही अचानक उमा की आंखें शंकर की ओर पड़ती हैं, तो शंकर तो उसे देखकर झेप जाता है और वो गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद जी ने पूछा, बेटी पेंटिंग वेंटिंग का भी आपको कुछ शौक है? रामस्वरूप ने कहा, हाँ, कमरे में जो टंगी तस्वीरें हैं उसी की बनाई हुई हैं। बोले, सिलाई का भी कुछ ज्ञान है? रामस्वरूप ने कहा, हाँ, सारे घर के कपड़े वही सिलती, उसकी सारी जिम्मेदारी है। अब रामस्वरूप जी तो सफाई दे रहे थे, उमा चुप बैठी थी। उसको चुप बैठे देख करके उन्होंने पूछा, गोपाल प्रसाद जी ने, अरे भाई आप ही बोलते जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इसे भी बोलने का मौका दीजिए। ये सुनकर के रामस्वरूप जी ने पुत्री से कहा, हाँ बेटी बोलिए। तो उमा ने कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला दिया जाता है। पसंद आ गई तो ठीक है। ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वो बेबस भीड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देख भाल करने की बात करते हैं? इस तरह के व्यंग भरे शब्दों को सुनकर अपने को कसाई जैसा मान करके गोपाल प्रसाद जी अपमानित महसूस करते हैं। कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया है। उमा ने कहा कि अपने जरा इस साहजादे से पूछो कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वहां से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद ने कहा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा ने कहा, हाँ।